अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यूबीएल की फ्यूचर अर्निंग को कैलकुलेट करेंगे और इसकी 2026 के हिसाब से टारगेट प्राइस को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट जो मेरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने 7 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, उसके अंदर एक यूबीएल भी था और उसके बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं यूबीएल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ। तो ये वो डिटेल्ड वीडियो है, इसके अंदर हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने उसको पूरा कर दिया है। मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं इस बार आप लोगों से, तो वो मैं आपसे क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम वीडियो पे चलते हैं। पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप लोग प्लीज़ जो वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। अभी भी तकरीबन 50% के करीब लोग हैं जो व्यू करते हैं, रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, मैं उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी करता हूँ, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अगर कोई वीडियो डालूंगा तो वो ज़्यादा लोगों के लिए होगी। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और सेकंड मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों से कुछ फीडबैक चाहिए मुझे। फीडबैक ये है कि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं एक कोर्स बनाऊँ जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन तरीके से समझाऊँ। कोर्स के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन द आइडिया है कि अगर वो करूँ मैं तो वो इस वजह से करूँ कि उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकूं। जिस तरह से फ्री कंटेंट जो यूट्यूब पे आप लोग मेरे चैनल पे देख रहे हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, कोर्स में उससे भी ज़्यादा मिले अगर बनाऊं तो आप मुझे आइडिया दें कि अब रिक्वेस्ट तो आप लोग कर रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट मुझे मौसूल हुई हैं, तो अब आप मुझे ये भी बताएं कि क्या ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से उस कोर्स के अंदर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो कंपेयर टू बाकी के जो कोर्सेस हमारे पास पड़े हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए, उनसे ज़्यादा अगर वैल्यू बन सकेगी तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पॉज करें इस वीडियो को, नीचे कमेंट में ये मेंशन करें कि अगर आप एक कोर्स देखते हैं तो उसमें क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो। मेरे पास 4 आइडियाज़ इस वक्त हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, और मैं अगर वो करता हूँ तो उस कोर्स में ऑलरेडी 4 जगह से बहुत वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कम से कम 6-7 पॉइंट इस तरह के हों तो फिर एक भरपूर वैल्यू पैक्ड कोर्स बने, अदरवाइज फिर उसका फायदा नहीं है। तो प्लीज़ जो भी आपके जहन में कमेंट में ड्रॉप कर दें और फिर दोबारा से वीडियो वन पॉज करके देखना शुरू कर दें। ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो 2 रिक्वेस्ट थी, हो गई, लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था यूबीएल में, ऑल्दो मेरी इन्वेस्टमेंट यूबीएल के अंदर 2016 या 2017 से मैं हूँ इन्वेस्टेड यूबीएल के अंदर, लेकिन पिछले 2024 में मैंने इसमें अंदर अपना स्टेक बढ़ाया था, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी, एक ट्रिगर आ रहा था जिसकी वजह से यूबीएल ने बहुत तेज़ी से ग्रो करना था, और उसके बाद यूबीएल ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया भी। तो मैं आपको वो समझाता हूँ कि वो क्या चीज़ थी, ताकि अगली दफ़ा इस तरह का कोई ट्रिगर आए तो आप लोग भी उसको पकड़ सकें। और उसके बाद 1-2 चीज़ें और भी हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस कर लूँगा। काफ़ी जगह पे सरमाया की स्पेशली कम्युनिटी के अंदर जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो यूबीएल को नुकसान होगा, और वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आई थिंक 100 बिलियन के करीब। तो मैं उनको कमेंट करके कह भी रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन बाय द वे मुझे सरमाया की कम्युनिटी में भी ब्लॉक कर दिया गया है, तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वहाँ मैं ब्लॉक दूँ तो मैं लोगों को समझाना यही चाह रहा था कि इस तरह से नहीं है, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन खैर वो बात भी वहीं रह गई और मुझे ब्लॉक भी कर दिया गया उस कम्युनिटी के अंदर। तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूंगा, यहाँ पे इम्पैक्ट कैलकुलेट करके बता दूंगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यूबीएल को नुकसान होगा, नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा और ऐसा क्यों होगा। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यूजुअल कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक की अर्निंग भी बढ़ जाती है, लेकिन यूबीएल के मामले में शायद थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। सरमाया वालों को मैं नहीं समझा सकता उस ग्रुप के अंदर, सॉरी अगर वो उनमें से कोई देख रहा है, मैं ब्लॉक हूँ, मैं वहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा चलें, दूसरा ये कि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डिविडेंड यील्ड पॉलिसी, करंट अकाउंट रेशियो, प्रोविजंस और पी का जो रिसेंट हाई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो ट्रिगर क्या था जो मैंने उसको देखा था जिसकी वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो इनकी 2 चेंजेस हुई थी, एक तो इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई थी जिसकी वजह से इनकी पॉलिसी चेंज हो गई थी। एक पॉलिसी इनकी ये थी कि इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ के पीछे बहुत एग्रेसिवली जाना था, और आप देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ इनकी बहुत एग्रेसिव आई भी है। सेकंड जो इनकी ज्यादा बड़ी और ज्यादा एग्रेसिव बेट थी वो इनकी ओएमओ के ऊपर थी। ओएमओ बेट क्या थी? ओएमओ बेट ये थी कि जब इंटरेस्ट रेट 22% पे थे तो उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो रहे थे। यूबीएल की मैनेजमेंट ने एक बेट ही कहूंगा उसको, एक बेट ली, उनको लगा कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे जाएंगे, इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे। तो इस बेस पे उन्होंने एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव की, वो ये किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर ली स्टेट बैंक से, और वो फ्लोटर बेसिस पे थे, और उसको फिक्स पीआईबीज के अंदर लॉक कर दिया। तो यूँ समझ लें आप कि उन्होंने जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा था तो उन्होंने वहाँ से बोरोइंग करना शुरू की। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आते गए उनकी बोरोइंग की कॉस्ट कम होती चली गई, क्योंकि वो कम लोअर इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 20% पे ले लिया तो 20% पे पीआईबीज लॉक कर दिए, तो उनको मिल 20% रहे थे, और 14% पे इंटरेस्ट रेट अगर आ चुका था तो लॉक की वजह से बिल 20% पे रहते, लेकिन वो पे 14% कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट के अंदर जो स्प्रेड का गैप क्रिएट हो गया, उसकी वजह से यूबीएल की अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ गई। अब वो चीज़ इतनी नहीं रही है, मैं आपको बता रहा था कि वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गई है, और इंटरेस्ट रेट की वजह से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनको नुकसान भी इसी वजह से होगा, तो मैं आगे जाके और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेकिन ये एक बड़ी एग्रेसिव बेट थी, अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ से बढ़ जाते तो इन लोगों को बहुत नुकसान होना था, लेकिन एक स्मार्ट डिसीजन था, इनके हक में आया, और उसकी वजह से यूबीएल ने बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई। तो ये एक पूरा रीजन था। अगली दफा कभी इंटरेस्ट रेट इस तरह से बहुत ऊपर हो और नीचे आने के उसमें अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा बोरोइंग करता है और फिक्स पीआईबीज होते हैं उसमें लॉक करता है अपने पैसे, तो आप समझ सकते हैं कि
इसी तरह की ग्रोथ वहाँ पे भी आ सकती है डिपेंडिंग के हाउ एग्रेसिव दे आर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलें फिर हम चलते हैं फाइनेंशियल मॉडल की तरफ। तो फाइनेंशियल मॉडल के अंदर पे कुछ चीज़ें हैं वो मैंने नोट कर ली हैं इस तरह से, और मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मैंने इनके नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिए हैं यहाँ पे, और दूसरा मैंने पॉलिसी रेट लिख ली है। जो मेरी अजम्पशंस है मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिए हैं और क्यों क्यों लिए हैं, सबको मैं बता देता हूँ। मैंने ये अज्यूम किया है कि क्वार्टर 1 में तो 10.5% ये, अच्छा ये जो क्वार्टर है ये रिजल्ट इनका आ चुका है, और इसके अंदर आपको थोड़े से नंबर्स मुख्तलिफ मिलेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये मैंने जो है वो इस मॉडल के हिसाब से जब नंबर डाले हैं तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है ताकि समझा भी सकूँ मैं आपको, अदरवाइज इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर थोड़ा सा 20 पैसे का EPS का फर्क आया है और कुछ नहीं, सिर्फ सिंप्लिसिटी सेक के लिए मैंने इस तरह से किया है। 10.5% है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगले क्वार्टर में भी 10.5% होगा, और मैं ये अज्यूम करूँ कि लास्ट के 2 क्वार्टर में 10% का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। जैसे अगर कोई पुरानी वीडियोस मेरी देखते हुए आ रहा है तो उसको पता होगा कि मेरी प्रेडिक्शन अब ये चेंज हो गई है कि 10% तक आई थिंक इस साल के एंड में हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दैट इज माई प्रेडिक्शन। तो दोनों क्वार्टर की कैलकुलेशन फिर इसी हिसाब से होगी। टैक्सेशन रेट इनका 52% होगा इस साल, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अच्छा, टोटल डिपॉजिट जो हैं वो इनके एज ऑफ Q1 5.3 ट्रिलियन है इनके। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 4% से क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रो होंगे और एनुअली टोटल 16% की ग्रोथ इसके अंदर आ जाएगी। मैं ऐसा क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, उसकी वजह है ये डिपॉजिट ग्रोथ जो है बैंक्स के यूजुअली लिंक्ड होते हैं M2 की जो मनी सप्लाई की जो ग्रोथ होती है कंट्री के अंदर, और चूंकि हम एक्सपेंशनरी इस वक्त फेज के अंदर है इकोनॉमी, तो मनी सप्लाई की जो ग्रोथ है वो भी सही होगी, अपनी एवरेज के हिसाब से ही होगी। और जो एवरेज है वो तकरीबन बनती है 13% से लेकर 14% तक हमारे यहाँ हर साल M2 की सप्लाई ग्रोथ होती है। तो अगर 14% तक हमारी M2 की सप्लाई ग्रोथ हो रही है, उसके अलावा जो ग्रे इकोनॉमी आती है हमारी, जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वहां से भी 1-2% आ जाते हैं। उसके अलावा UBL वैसे भी एग्रेसिवली डिपॉजिट ग्रोथ की तरफ जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो 16% इज नॉट एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, 16% तक आ सकती है। मैं ये भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये 20 से 22% भी ले आए। मैं 16% ले रहा हूँ इसको। बोरोविंग्स जो है ये बोरोविंग्स लेते आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने 6.6 ट्रिलियन की बोरोविंग ली थी OMO से। मुझे नहीं लग रहा अब ये आगे बहुत ज्यादा बोरो करेंगे। अब वो चीज का इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा जो पहले पूरा आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था OMO की बोरोविंग से। तो अब जो है मैंने इसको फ्लैट अज्यूम कर लिया है। मोस्ट लाइकली थोड़ी बहुत तो बोरोविंग होगी, लेकिन मैं इसको फ्लैट अज्यूम कर रहा हूँ। इसी के हिसाब से चलेंगे तो हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाएंगे इस वजह से। करंट अकाउंट परसेंटेज इनकी 52% है, मैं इसको 52% ही अज्यूम कर रहा हूँ। ऑल्दो आपने नोट किया होगा कि कम हुई है थोड़ी सी, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर इनके करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स बड़े हैं। परसेंटेज इस वजह से कम हुई है क्योंकि उसके मुकाबले में सेविंग्स अकाउंट उससे ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं इसको 52% अज्यूम कर रहा हूँ। ऑल्दो अभी जो इनकी Q1 की जो मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी उसके अंदर उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया हम चाह रहे हैं कि करंट अकाउंट की डिपॉजिट्स मजीद इंक्रीज हो, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो हमारा फोकस जो होगा वो ये होगा कि हम करंट अकाउंट या लो कॉस्ट डिपॉजिट जो है उन पे ग्रोथ लेकर आए। अदरवाइज हमें ग्रोथ में वो ऐसे उन्होंने बताया जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा अगर करंट डिपॉजिट में ग्रोथ आई तो मोस्ट लाइकली करंट अकाउंट की परसेंटेज बढ़ने का चांस है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी 52% है, बहुत हाई है, तो मैं इस पे ऑप्टिमिस्ट इतना ज्यादा नहीं हूं। मैं इसको 52% ही अज्यूम कर रहा हूं। अगर इससे ज्यादा आ जाएगी तो अर्निंग बढ़ जाएगी। चलें, ये सारी चीजें हो गई। तो Q1 का रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है ऑफिशियली, हम इसी को बेस बना के आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं फिर और इसमें डिस्क्लेमर दे दूं, बैंक्स के जो मॉडल है, स्पेशली एक UBL जैसा बैंक जिसकी बुक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई है इस वक्त, उसको इतना सिंपली यूजुअली नहीं करते। जो सही तरीका है, असल तरीका है इन डेप्थ वाला, वो ये है कि आप उसकी बुक्स में जाएं, उसके जो फ्लोटर रेट है उनको अलग से कैलकुलेट करें, जो उनके फिक्स्ड रेट्स हैं उनको अलग से कैलकुलेट करें, और सबके हिसाब से अर्निंग ग्रोथ अलग अलग से कैलकुलेट करें। मैंने वो सब कर लिया है, और उसके बाद जो सिंपल तरीका है उसके और इसका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मैं आपको इस वजह से सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन सही तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि असल अगर आप प्रॉपर फॉरकास्टिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप उस तरह से करिएगा। चलिए, टोटल इंटरेस्ट इनकम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको 4% से ग्रोथ कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी डिपॉजिट ग्रोथ अगर 4% से होती है तो उसमें अजम्पशन ये आ जाती है कि नेट इंटरेस्ट इनकम भी 4% से ग्रो हो जाएगी। तो इसका मतलब है इनकी टोटल इंटरेस्ट इनकम और टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों 4% से ग्रो हो जाए। और 4% क्यों है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, M2 मनी सप्लाई की वजह से। तो मैं इसको 4% से ग्रो करता हूँ और इन सबको 4% से ग्रो करता हूँ, तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर 4% की ग्रोथ आ जाती है। और टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस भी मैं 4% से ग्रो कर देता हूँ। तो हमारे पास नेट इंटरेस्ट इनकम अगले क्वार्टर की आ गई 103 बिलियन, और यहाँ पे 107 बिलियन, और यहाँ पे 111 बिलियन। अच्छा, नॉन मार्कअप इनकम, ये कौन सी इनकम होती है जिसके अंदर आपकी फीस, कमीशन, आपके बैंक स्टेटमेंट के चार्जेस, आपके SMS के चार्जेस और सारे जो अगड़म बगड़म नॉन इंटरेस्ट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। मैं इसको 2% से ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो ये भी 4% से ग्रो कर सकते हैं, बट अगेन मैं थोड़ा सा
कंजर्वेटिव होकर इसको 2% से ग्रो कर रहा हूँ क्वार्टर ओवर क्वार्टर। अच्छा, एक चीज इसके अंदर जरा नोट कर लें, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो देखें, इनकी जो इस बार की जो नॉन मार्कअप इनकम आई है वो आई है तकरीबन 43 बिलियन। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर इन्होंने 30 बिलियन रुपीस का कैपिटल गेन बुक किया है। इनके पास कुछ सिक्योरिटीज थी जो इन्होंने सेल आउट कर दी हैं। क्लीन बुक्स को अगर आप करना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप इसको 0-0 करके कंसिडर करें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कोई बैंक अपनी सिक्योरिटीज को बेचने का डिसीजन ले ले। आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, आप उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, और अगर वो बेच भी देता है तो आगे जाके उसकी इनकम में थोड़ा बहुत फर्क वैसा ही आ जाता है, तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो इट इज़ बेस्ट कि आप इसको 0 अज्यूम करें। इसकी वजह से इस बार इनका ईपीएस भी ज़्यादा है, तो मैं आपको इसको निकाल के भी बता दूंगा कि इनका नॉर्मलाइज ईपीएस क्या आना था और इसकी वजह से इनका ईपीएस कितना बढ़ चुका है। तो फिलहाल मैंने इसको 0-0 अज्यूम किया है इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। अगर कैपिटल गेन कोई आ जाता है तो इनका ईपीएस बढ़ जाएगा, नहीं आता है तो हमारा बेसलाइन वहीं की वहीं इंटैक्ट रहेगी, हमें नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का। फिर हमारे पास इसका मतलब है टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम भी आ गई NII, और हमारे पास नॉन मार्कअप इनकम भी आ गई। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया फॉर द क्वार्टर। अब बात आ जाती है एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, जो हम इससे माइनस करना होगा। जब हमारे डिपॉजिट्स बढ़ते हैं तो मोर और लेस उसी रफ्तार से, उसी शरह से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसको भी मैं 4% से ग्रो कर देता हूँ क्वार्टर ओवर क्वार्टर। चूंकि डिपॉजिट्स और हमारी इंटरेस्ट इनकम भी हमने 4% से ग्रो की है, तो हमने अपने एक्सपेंसेस भी 4% से ग्रो कर दिए। अच्छा, अदर चार्जेस और ये लॉस ऑफ एसोसिएट्स हैं, ये मैं नहीं ले रहा क्योंकि इसमें भी कभी प्रॉफिट हो जाए कभी लॉस आ जाए, अभी हमें नहीं पता, इसको छोड़ दें ये। और अदर चार्जेस की अमाउंट बहुत ही छोटी है, तो इसको भी हमें 0 करके कंसिडर कर लिया। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसके अगर हमने नेट इंटरेस्ट इनकम को और ये टोटल नॉन मार्कअप इनकम को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू में से जब हमने एडमिन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। सेम गोज फॉर ऑल दी अदर क्वार्टर्स एज वेल। अच्छा, अब बात आ जाती है प्रोविजंस की। प्रोविजंस में इनका मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। वो ये कि जब सेल बैंक की एक्विजिशन हुई थी तो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोविजन बुक कर ली थी, और अब उनके प्रोविजन के एक्चुअली रिवर्सल आ रहे हैं। जिसको प्रोविजन नहीं पता, सिंपल टर्म्स में ये है कि जब बैंक के पास कोई लोन ऐसा होता है जो से शक होता है कि ये अब हमें नहीं मिलेगा, ये हमारा डिफॉल्ट कर जाएगा, तो उसको बैड डेट के एक्सपेंसेस के तौर पे उसको रिकॉर्ड करना होता है। ये अकाउंटिंग का रूल है। लेकिन उसके बाद भी बैंक कोशिश तो करते रहते हैं कि हमें वो मिल जाए, और इनको अब वो जो बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोविजन कर लिए थे उसमें से लोन वापस मिलना शुरू हो गए। तो ये वाला जो इस क्वार्टर के अंदर है, इनको एक्चुअली में रिवर्सल हुआ है, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले क्वार्टर में भी इनको रिवर्सल्स ही मिलेंगे। लेकिन अगेन हम इस तरह की उम्मीद नहीं लगा रहे। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 0.2% जो है वो इनके प्रोविजन अभी भी इनको करने पड़ेंगे। इनके कुछ ना कुछ लोन जो है वो डिफॉल्ट होता रहेगा हर क्वार्टर में। अगर नहीं होता, रिवर्सल हो जाता है, तो अगेन हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी, और अगर नहीं प्रोविजन करना पड़ता है इनको, तो फिर हमारी अर्निंग फिर भी वैसी ही रहेगी। 0.2% तक हमने अपनी गुंजाइश, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट कर ली है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नीचे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा, यहाँ फाइनल पीबीटी नजर आ रहा होगा, यहाँ भी ये नजर आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर कर दें, मैंने कट लगा दिए यहाँ पे। उसकी वजह मैं समझा देता हूँ ये ऐसा क्यों है। ये जस्ट फॉर दी कीपिंग द स्प्रेडशीट इंटैक्ट, अदरवाइज ब्रेक हो जाती। उसकी वजह ये है कि WWF जो है, ये बाय द वे रेसलिंग वाला WWF नहीं है, ये होता है आपका वर्कर वेलफेयर फंड। ये बनता है 2% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मसला ये होता है इसको कैलकुलेट करने के अंदर कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट होगा तो 2% आएगा, इसका कैलकुलेट होगा, और ये खुद भी एक एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले कैलकुलेट होता है। तो एक सर्कल बना हुआ है ना, तो इसको इस वजह से मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। बट आपके समझने की बात ये है कि WWF भी इनका एक एक्सपेंस है, वर्कर वेलफेयर फंड, जो 2% ऑफ देयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो वो मैंने हर क्वार्टर में कैलकुलेट करके यहाँ लिख लिया। इस क्वार्टर में ज्यादा आया है क्योंकि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ज्यादा है, और उसकी वजह कैपिटल गेन है। तो ये सब हमने किया, तो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसको लेके चलेंगे हम, ये वाली जो फाइनल वाली फिगर है ना, इसको लेके चलेंगे। ऊपर वाली और नीचे वाली को जिस पे क्रॉस लगा हुआ है उसको छोड़ दें। तो ये हमारा फाइनल पीबीटी आ गया। अब हमने लगाना है इस पे टैक्सेशन का रेट। टैक्सेशन का रेट मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, वो है 52%। तो इसके ऊपर मैं 52% अगर लगाऊं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है 34 बिलियन रुपीज फॉर दिस क्वार्टर। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो मेरे पास ये टोटल क्वार्टर का पूरे साल का जो है वो इस तरह से आ जाता है। अगर मैं इसको सम कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास 155 अरब रुपए का जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है। और इसको अगर हम ईपीएस में ट्रांसलेट करें तो 62 रुपीस का ईपीएस इनका आ जाता है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे 19.0 ज्यादा है, उसके बाद जो है वो 13.81, 14.33, 14.88, ये इनके 4 क्वार्टर का है। अच्छा, अगली दफा जब रिजल्ट आए तो मोस्ट लाइकली आपको क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन मिलेगा। आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने बाकी चीजें देखनी है कि नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी बड़ी है, डिपॉजिट ग्रोथ इनकी बड़ी है। इस चीज को भी मैं निकाल के बताता हूँ
उससे कंपेयर करिएगा कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़ा है या नहीं बड़ा है। अगर बड़ा है तो फिर आप रिलैक्स रहें, फिर कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये ज़्यादा क्यों हुआ है? अगेन क्योंकि इन्होंने कैपिटल गेन बुक किया था कि उसके बाद इसका ईपीएस मेरे ख्याल से कोई 13 रुपये समथिंग ही बनेगा, तो उसके हिसाब से इनका ईपीएस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन नजर आएगा आपको अगर इन्होंने दोबारा कैपिटल गेन बुक नहीं किया तो खैर हमारे पास 62 रुपीज़ का इसके अंदर ईपीएस आ गया। अब हम वैल्यूएशन कर लेते हैं। अच्छा, डिविडेंड की पॉलिसी, यहाँ डिविडेंड की पॉलिसी भी मैं बता दूं, इनकी मैनेजमेंट से जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि हम 8 रुपए का जब डिविडेंड इन्होंने कर दिया है तो उन्होंने कहा था हम 1-2 सालों तक 8 रुपए ही रखेंगे। कासा रेशो इनका कार रेशो जो है वो इनका इंप्रूव हुआ है। अभी थोड़ी सी डिक्लाइन आया था वॉर की वजह से, लेकिन वो भी रिकवरी में शुरू हो गया। मार्च के अंदर डिक्लाइन आया था, अप्रैल में दोबारा से काफी हद तक रिकवर करके 1-2 महीनों में और रिकवर कर जाएगा। कार रेशो तो इनका ठीक है, ये चाहें तो बढ़ा सकते हैं डिविडेंड, लेकिन अभी ये नहीं बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से ठीक फैसला है, थोड़ा बफर क्रिएट करें। 2027 के अंदर या 2027 के आखिर के जो 2 क्वार्टर होंगे हो सकता है उसमें 9-10 रुपए करने का प्लान हो इनका। एज ऑफ नाउ 32 रुपीज़ इनका डिविडेंड आएगा पूरे साल का। इसके अंदर आप चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। अगर अर्निंग आई भी तो वो भी मेरे ख्याल से रिजर्व अर्निंग के अंदर चली जाएंगी, पे आउट नहीं करेंगे। तो डिविडेंड जो है अगर 32 रुपये है और अर्निंग इनकी 62 रुपये है, तो आप देख रहे हैं कि पे आउट रेशियो इनका ऑलमोस्ट 50% पर आ गया। और जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, अगर पे आउट रेशियो इतना ज़्यादा कम हो जाए तो फिर आप पे डिविडेंड यील्ड के जो वैल्यूएशन मेथड है ना वो सही तरह से नहीं लगता, फिर आप पीई को देखिएगा। लेकिन हम डिविडेंड को भी यूज़ करें, अगर पॉलिसी रेट 10% है तो 1.5% की डिविडेंड यील्ड तो आपकी वैसे ही नीचे हो जाती है स्टॉक की वजह से, तो 8.5% हो गया। 8.5% में 50% पे आउट का आप जो है वो उसको फैक्टर को प्ले आउट करें तो मेरे ख्याल से 2.5% आपको वैसे भी निकालना पड़ेगा। तो मैं 6% लेके चलता हूँ। 6% की डिविडेंड यील्ड अगर मैं लगाऊं तो टारगेट प्राइस इसके हिसाब से बनती है 32 डिवाइडेड बाय 6%, 533 रुपीज़। अच्छा, अब हम इसको आते हैं प्राइस टू अर्निंग वाले मल्टीपल वैल्यूएशन पे, जो कि आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्निंग पर शेयर हमारे पास आ गया है 62 रुपीज़ और पी मल्टीपल इसमें मेरे ख्याल से 9 का जो पी मल्टीपल है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। बहुत आराम से इसको 9 का पी मल्टीपल मिल जाना चाहिए जब मार्केट अच्छी हो, मैं आपको बताता भी हूँ। और उसके हिसाब से इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 559 रुपीज़। अच्छा, 9 का पी मल्टीपल मैं क्यों कह रहा हूँ, मिज़ान जो है वो इस वक्त भी 9.5 से 10 के मल्टीपल पे चल रहा है। यूबीएल और मिज़ान अब बहुत सिमिलर कैटेगरी के हो गए और इनके ग्रोथ रेट जो है वो मिज़ान से भी ज़्यादा तेज़ चल रहा है। तमाम फैक्टर्स को देखते हुए 9 का पी बड़ी आसानी से मिल जाना चाहिए। और फॉर अ रेफरेंस पॉइंट, ये भी मैंने पॉइंट नोट किया हुआ था यहाँ पे लिखने के लिए कि पी रिसेंट का हाई का जो है, अभी जो लास्ट टाइम वॉर से पहले जो सिचुएशन चल रही थी उसके अंदर यूबीएल का जो सबसे ज़्यादा हाई पी लगा था वो 11.4 तक गया था। तो इस वक्त 9 तो चला ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगे हो सकता है, या हो सकता है ऊपर जाके नीचे आ जाए, लेकिन 9-10 का पी बड़ी आसानी से मेरे ख्याल से इसको मिल सकता है। तो 9 का पी लगाया तो 559 इसकी प्राइस हो जाती है। अब हम इसकी अपसाइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टारगेट प्राइस अगर हमारी हो रही है 559 और डिविडेंड की जो टोटल अमाउंट हमारे पास आ रही है 32 रुपीज़, हम इसको भी लिख लें तो हो जाते हैं टोटल रिटर्न्स 591। करंट मार्केट प्राइस एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 370 के आसपास चल रही है। जब मैंने इसको हाईलाइट किया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर तो आई थिंक 345 था। उसके हिसाब से तकरीबन 25-30 रुपए का तो प्रॉफिट ऑलरेडी वो दे चुका है, लेकिन हम उसको 370 के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 60% के करीब इसकी अपसाइड निकल कर आ रही है इंक्लूडिंग डिविडेंड। अच्छा, एक चीज़ मैं और इसमें एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो कह रहे थे कि 1% का अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो इनको जो है वो 100 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा, ये इस तरह करके कोई बात कर रहे थे लोग सरमाया वाली ग्रुप के अंदर। तो उसमें ऐसा नहीं है। अगर इनको कैलकुलेट करें ना तो तकरीबन 20-21 अरब रुपए जो है वो बन रहे हैं। और ये बात इनकी मैनेजमेंट से भी कंफर्म की मैंने, तो वो भी यही कह रहे हैं कि 21 अरब रुपए तकरीबन बन रहे हैं हमारे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अगर 21 अरब रुपए बन रहे हैं ना, तो आप इसको इस तरह से देख लें कि इसके अंदर से 21 अरब रुपए निकाल लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा कोई 134,566,954,449 ये अमाउंट बन जाएगी। और इसको अगर हम डिवाइड करें नंबर ऑफ़ शेयर्स से तो हमारा ईपीएस का इम्पैक्ट आएगा, हमारा ईपीएस हो जाएगा 53.74 रुपीज़। और इस पर अगर हम 9 का पी मल्टीपल लगाएं तो शीट थोड़ी सी गंदी हो रही है बट चलें, 483 रुपीज़ बन जाएगा हमारे शेयर की प्राइस। और इसमें फिर हम डिविडेंड की भी 32 रुपीज़ मज़ीद लगा लें तो 483 प्लस 32 515 रुपये का आपकी वो टोटल बन जाएगा। तकरीबन 70-80 रुपये आपके उसमें से निकल जाएंगे शेयर प्राइस में से, अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो। बट इससे ज़्यादा कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जो लोग कह रहे थे कि जिसकी वजह से 200-250 रुपये इसकी प्राइस कम हो गई थी। तो इम्पैक्ट तो कोई कैलकुलेट करता नहीं है भाई, जब कलामी बातें ज़्यादा करते हैं लोग, समझाने जाओ तो ब्लॉक कर देते हैं, छोड़ें तो खैर ये बातें थी।
चलें, ये सारी चीज़ें कवर हो गई। आई थिंक अब इसके अंदर और तो कुछ भी नहीं रहता। टॉकिंग पॉइंट्स एक दफ़ा रिविजिट कर लेते हैं। प्रोविजन मैंने आपको समझा दी, करंट अकाउंट रेशियो मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड यील्ड पॉलिसी बता दी, राइट्स एंड हाईवे बता दिया, सारी चीज़ें कवर हो गई। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जो 2 रिक्वेस्ट मैंने की थी काइंडली उसको पूरा करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो। कम्युनिटी बड़ी होती है तो फिर मैं वीडियो बनाने के लिए भी ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ कि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा, इतनी मेहनत इसके ऊपर करूँगा तो फिर ज़्यादा लोग देखेंगे, तो उसकी वजह से मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा फिर दिल करता है वीडियो बनाने का। अदरवाइज़ 15-15 दिन हो जाते हैं मैं वीडियो नहीं बनाता। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि कोर्स अगर हो तो आपके हिसाब से आइडियल कोर्स कैसा होना चाहिए मुझे वो भी बताएं। अगर मुझे लगा कि मैं इस तरह से वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ तो फिर मैं कोर्स बनाने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और फिर इंशाल्लाह मैं एक नई अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोर्स के बारे में क्या सोच रहा हूँ, किस तरह से कौन से 4 पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में इस वक्त हैं जिसकी वजह से एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो सकती है, और फिर वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये किसी वक्त एक ऐसे ही एम में रख लेंगे या फिर एक ऐसी लाइव चैट कर लेंगे जिसमें गपशप लगाएंगे और उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आप कमेंट ड्रॉप करें, मुझे बताएं, और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस तरह की होनी चाहिए वो भी बताएं। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।